नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे पिछले वीडियो में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश पटवारी में आपको पता है कि आपके जो 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं यानी कि जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इसके साथ कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश का जीके, साथ में करंट अफेयर और भी कुछ पार्ट है जिनको आपको पढ़ना है। यानी कि उसमें आपके टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी की मैं आपको तैयारी करा रहा, इसी पे मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहा। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें आप मेरे पढ़ाने का जो तरीका है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज कराऊंगा और उससे रिलेटेड अगर आपसे जो भी फैक्ट बनते हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। तो इसी सीरीज में हम ये इसका तीसरा वीडियो है और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही कुछ वीडियो और आगे बढ़ जाते हैं, हम इसके क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको हम थोड़ा सा हाई कर देंगे, ताकि आपके एग्जाम में बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, जब वो आपके सामने आए तो आप उसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओ। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि पहला क्वेश्चन आपके साइंस से है, यानी कि पहले आपके जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके साइंस से होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। सबसे पहले आपका ये जो परमाणु है, वो आपको पता है कि परमाणु क्या होता है। तो आपको पता है कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको यानी कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, यानी किसी भी पदार्थ का। उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। अब इसके भी छोटे पार्ट होते हैं, जिसमें आपको पता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसपे आपको पता होना चाहिए कि इस पे ऋणात्मक चार्ज होता है। एक होता है आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तो ये आपको पता होगा। तो परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, या फिर कह सकते हो परमाणु जो है वो किसी भी द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी इसको और विभाजित किया जा सकता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। तो आपको इसमें क्या जानना है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि इसमें सबसे छोटा कण कौन सा है। तो याद रखिएगा, इनकी मास के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो कण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पार्टिकल आपका कौन हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो आपको पता होगा कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो परमाणु होता है, उसका नाभिक होता है, तो यानी कि उसका न्यूक्लियस होता है। तो आपको पता होगा कि एक क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कई अलग अलग प्रकार की क्या होती है? कक्षाएं होती हैं, जिनको हम KLMN इस तरीके से नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, ये बीच में आपका क्या हो गया? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अब जिसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, इसमें आपका 2 चीजें अवेलेबल होती हैं। पहला आपका इसके अंदर आपका न्यूट्रॉन होता है, और एक क्या होता है आपका जो प्रोटॉन होता है, और इसके ऊपर आपको याद रखना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे होता है? तो याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास होता है वो काफी कम होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दे रहा, अगर इसके ऊपर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आंसर हो जाता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। एक और चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, इस पे होता -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन है उस पे कैसा चार्ज है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी भी वैल्यू सेम होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस अंतर क्या है कि ये पॉजिटिव पाया जाता है, ये आपका नेगेटिव। तो इतनी सारी चीजें हो गई। परमाणु में 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसा चार्ज हुआ, कितना हुआ, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और न्यूक्लियस में कौन रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि जो आपका निम्न में से कौन सा ऐसा एसिड है, यानी कि अम्ल है, जो क्या है हमारे पेट में पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, हमारे बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद हो रखना है इसको, आपके बॉडी में पाया जाता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारे पेट यानी कि आमाशय में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका काम होता है हमारी बॉडी में जो भी क्षारीयता है उसको खत्म करने का काम करता है। कौन, तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा HCl से इसको हम जानते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो आंसर हो जाएगा HCl, जो कि कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा, आपको ध्यान देना है। आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने कई प्रकार के यूनिट्स पढ़े होंगे, आपने कई प्रकार के मात्रक पढ़े होंगे, या जिसको हम लोग इकाई के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कई प्रकार के यूनिट आपसे पूछी जाती है। मैं आपको बता दे रहा, जिसमें आपसे विद्युत धारा का पूछा गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का पूछा गया कि इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पे 4 और यूनिट 3 दी गई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भी जब इलेक्ट्रिक करंट से पूछा जाएगा यूनिट, तो इन सब से भी पूछा जा सकता है, तो यानी कुछ भी, तो आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा, ये जो आपको वोल्ट है ये किसका मात्रक है, तो आपको आंसर हो जाएगा विभवांतर का या विभव का। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसका मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा विभवांतर का। अगर दूसरा क्या होता है, ओम किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा ओम किसका मात्रक रहेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो आंसर हो जाता है ओम। इसके अलावा वॉट किसका है, तो आपने पावर सुना होगा, शक्ति सुना होगा, तो उसका जो मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वो आपका वॉट होता है। इसको आपको ध्यान देना है। तो यहां से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे यूनिट को याद रखिए। एक और चीज, यहाँ पे एक बार एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा 1 शक्ति मतलब 1 या फिर 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो आंसर हो जाता है 746 वॉट। तो ये आपको ध्यान देना है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें बता दे रहा, यहाँ पे जो विद्युत धारा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे सुने, आपने यहाँ पे कूलॉम का फॉर्मूला पढ़ागा, Q इज टू आई टी। तो यहाँ पे Q क्या है, तो आपको पता होगा Q किसी भी मैटर पे जो चार्ज होता है वो है, I क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है टाइम। तो यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान का T। तो ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आवेश दे दे किसी भी मैटर पे, किसी भी पार्टिकल पे आवेश और साथ में समय दे दे, तो आपको वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह का पता चल जाएगा। एक और चीज, यहां से भी एक यूनिट निकाली जाती है जो कि क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो हम यूनिट कौन सी होती है, तो Q का होता है क्या, इसको हम बोलते हैं कूलॉम, और दूसरा क्या यहाँ पे हो जाता है समय। तो आपको याद रखना है इसका क्या मात्रक हो जाएगा, कूलॉम पर, यहाँ पे हो जाएगा कूलॉम और पर सेकेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, यहाँ पे ये समय ना होकर के क्या होगा, सेकेंड होगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। तो ये क्या हो गया, कूलॉम पर सेकेंड इसकी दूसरी यूनिट हो गई, ये आपको ध्यान देनी है। तो इतनी चीजें आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का एमसीक्यू यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ओम ये जो आपका ओम है वो किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा वो मात्रक है आपका रेजिस्टेंस का, वो मात्रक है आपका प्रतिरोध का। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि प्रतिरोध जो होता है, यानी कि प्रतिरोध ये होता क्या है, तो आप याद रखिएगा जैसे कोई भी जैसे रोड होता है, यानी कि जो सड़क होती है उसमें आपको बीच बीच में ब्रेकर लगे हुए मिलेंगे। उनका यूज क्या होता है कि अगर कोई भी गाड़ी काफी स्पीड के साथ जा रही है तो वो उसको स्पीड को कम करने का काम करते हैं। सेम इसी तरीके से
कोई वायर होता है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है काफी तेजी के साथ, अगर उसके अंदर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाए या लगा दिया जाए तो उसमें जो कह सकता हूं कि बिजली का प्रवाह होता है वो काफी स्पीड के साथ ना होकर के रुक रुक के होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसमें रुकावट पैदा करना। तो ये आपको ध्यान देना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी आई, जहां पे वी क्या है आपका, याद रखना है ये आपका विभवांतर है, वोल्ट है, विभव है, और आई क्या है, कह सकता हूं आई आपका कह सकता हूं कि क्या है, तो याद रखिए ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये किसके लिए यूज होता है, तो अभी आपको पता चल गया, ये जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश नहीं विद्युत, तो याद रखिएगा विद्युत में ये क्या करता है, रुकावट, विद्युत के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड, इसका मात्रक ओम हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपको अब यहाँ पे पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका पूरा करेक्ट ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो आपका साइंस है उसके लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण क्या होता है, तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि कह सकता हूं कि वेग में जो परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब, ये तो आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई, इसको हम दैनिक जीवन से समझ सकते हैं। जैसे जब आप बाइक चलाते होंगे या फिर कोई भी कार, कुछ भी आप जब ड्राइव करते हो तो आप वहां पे उसकी स्पीड को बढ़ाते हो, उसकी स्पीड को घटाते हो, यानी उसका जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उसमें आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम त्वरण के नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, ये जो मीटर पर सेकेंड है ये किसका है, तो आपको याद रखना है ये आपका किसका मात्रक है, वेग का, वेलोसिटी का। ये किसका है, स्पीड का है। और ये जो कह सकता हूं कि इसके अलावा जो न्यूटन है ये किसका है, तो आपको पता होगा ये आपके फोर्स का यूनिट है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आपके जो साइंस में आने वाले 5 क्वेश्चन थे उसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका किससे क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए ये आपके समास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देना है आपको कि चारपाई में कौन सा समास है। अब मैंने आपको समास के बारे में बता रखा है कि समास आपके टोटल 6 होते हैं, जिसमें कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, इसके अलावा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि होता है, जिसमें बहुव्रीहि और तत्पुरुष का मैंने एग्जाम्पल आज और कल, मतलब कल और परसों आपको पढ़ा रखा है। आज मैं यहाँ पे चारपाई यानी कि ये जो द्विगु समास वाला पार्ट है इसको बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा द्विगु समास आपका क्या होता है, जिसमें हमें क्या देखने को मिल जाए, जिस किसी शब्द में हमें आगे क्या देखने को मिले, संख्या। जैसे संख्या देखने का मतलब जैसे पंचवटी, इसमें आगे आपको पंच दिख रहा। इसके अलावा जैसे मैं बोल दूं चौराहा, तो इसमें भी आपको आगे नंबर देखने को मिल रहा। तो इस तरीके का जो वर्ड्स होते हैं वो कौन सा समास होता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो याद रखिए ये कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास। एक और होता है यहाँ पे जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा कि आपका होता है कौन सा समास, तो याद रखिए द्वंद्व समास। और द्वंद्व का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से युद्ध। तो इसका अगर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आपको मम्मी पापा, ये किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखिए वो आपका द्वंद्व समास का है। जैसे मैं बता दूं चाचा चाची, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन आप इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा, जैसे माता पिता, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका हो जाता है किसका, द्वंद्व समास का। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, विलोम से रिलेटेड है। आपसे क्या पूछ रहा कि प्रवेश का विलोम कौन सा है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। कौन कौन से, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आगमन, दूसरा है गमन, तीसरा है निकास और चौथा है दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखना। तो ये इसका ऑप्शन गलत है। आगमन का मतलब आना, और प्रवेश का मतलब भी अंदर आना, और गमन का मतलब जाना, और निकास का मतलब बाहर निकलना। प्रवेश आपने सुना होगा इन और एग्जिस्ट,
तो यहाँ पे जो एग्जिट होता है वो क्या होता है, निकास को हम लोग एग्जिट एग्जिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गमन ना हो करके निकास। गमन क्यों नहीं हुआ, गमन का मतलब होता है जाना, और यहाँ पे बाहर निकलने की केवल बात कर रहा, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा कि जो दूसरों का भला करता हो उसको हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए 4 ऑप्शन है। पहला है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब होता है जो केवल खुद के बारे में सोचे उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है डी वाला, दानी। दानी का मतलब जो चीजों को देता हो, जिसके पास चीजें उपलब्ध हो वो दूसरे को दे। और निर्दयी का मतलब कह सकता हो जिसके अंदर दया न भरी हो। और लास्ट है आपका परोपकारी, यानी कि जो दूसरे का क्या करे, उपकार करे, इसको हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको परोपकारी, जो दूसरों का भला करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदैव हो गया, तथापि हो गया, एकाएक हो गया, ये सब कुछ ऐसे संधि विच्छेद है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। मैं इसका भी संधि विच्छेद कर दे रहा। क्या बोला कि सदैव कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करके आपको दिखा रहा कि सदैव का मतलब क्या हुआ। तो सदैव का मतलब होता है हमेशा, और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो याद रखिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सदा और प्लस एव, ये कौन सा संधि हो। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूं, यहाँ पे पीछे आपको दा दिख रहा होगा, इसमें से मैं इसका स्वर निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, आ। यानी कि आगे क्या बचा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स और द का आधा, और पीछे यहाँ से क्या निकाल लूं, ए निकाल लूं। यहाँ पे इस तरीके से ए को अगर मैं बाहर कर लेता हूं तो याद रखिएगा पीछे क्या बच जाता है, तो पीछे आपका बच जाता है वो। तो यहाँ पे अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है, आ और ए मिला के क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाता है ए। तो ये जब इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा ये स और द आधा था, तो जब ए मिलाएंगे तो दैव व। तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। और एक चीज और, इसमें क्या हो रहा, जो इसमें मात्रा है वो बड़ी हो जा रही, यहाँ पे छोटी थी ए और ये बड़ी ए हो जाता है, यानी कि ये कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान देना है ये आपका वृद्धि संधि है। कौन सी संधि, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है। तो ये आपको ध्यान देना है। और वृद्धि में कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। तो आंसर क्या हो जाता है, तो सदा प्लस एव, इसमें कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिख रहा होगा सदा अधन एव। इसी तरीके से आप एकाएक का भी कर सकते हैं, एक प्लस एक, जिसमें और कह सकता हूं कि ए मिल करके क्या बन जाएगा, ए मिल के बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो भी आपका वृद्धि संधि है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, कि कुत्ता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। यानी कि अब यहाँ से आपको पता है कि संज्ञा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उससे भी कह सकता हूं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कुत्ता शब्द है यानी डॉग, ये कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं सबके बारे में एक एक करके बता रहा। याद रखिएगा यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक होता है, इसमें हम किसी का जो प्रॉपर नाम होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे भगवान हुए तो वो याद रखिएगा वो आपके जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि कई सारे भगवान है, लेकिन मैं उसमें किसी का नाम ले लूं जैसे राम, तो वो कौन सा हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि समूह का मतलब कलेक्टिव नाउन, जिसमें कई प्रकार के लोग ग्रुप में हो, जैसे स्टूडेंट्स हो गए जिसमें लड़की लड़के दोनों आ जाते हैं, वो समूह। भाव का मतलब जिसमें फीलिंग्स हो, तो ये तो फीलिंग्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाता है क्या, तो आंसर हो जाएगा इसका जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें ये व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कुत्ते में कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, ये अलग अलग प्रकार के कुत्ते की नस्ल है, प्रजाति है। इसीलिए ये हम अगर जब बोलते जर्मन शेफर्ड कुत्ता तो वो कौन सा हो जाता है, व्यक्तिवाचक। बट केवल कुत्ते की बात करें तो ये आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपसे यहाँ पे कह सकता हूं कि आपके स्टैटिक जीके या फिर कह सकते हैं आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक यानी जीएस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा, तो आपको ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही आंदोलन के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा, ध्यान से देखिए। बोला कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा इसके कई सारे कारण थे, जो कि पहले
कह सकता हूँ एक प्रकार से आर्थिक कारण भी थे, जिसमें कह सकता हूँ कि जो ब्रिटेन है वो भारत में अलग अलग प्रकार की भू राजस्व नीतियों को बना रहा था। इसके अलावा पॉलिटिकल कारण थे, जैसे वो अलग अलग राज्य जैसे पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हुआ, सबको अलग अलग प्रकार से तंग कर रहा था, उनको खुद में मिला रहा था। इसके अलावा सहायक संधि, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो याद रखिएगा वो तो उसके पुराने कारण थे। उसका जो तत्कालिक कारण था याद रखिए वो कौन सा था, तो याद रखिए जो भारत के सैनिक जो ब्रिटेन की तरफ से काम कर रहे थे तो वो हिंदू थे, मुस्लिम थे। तो वो क्या होता था कि वो लोग जो जिस बंदूक का उपयोग कर रहे थे उसमें कह सकता हूं कि गाय और सूअर के चर्बी से बने हुए कारतूस का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो जो हिंदू और मुस्लिम जो भी आपके सैनिक थे वो चलाना मना कर दिए। और 29 मार्च 1857 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने इसका विरोध कर दिया और वहीं पे कार्जिंट नाम का एक अधिकारी था उसकी हत्या कर देते हैं। तो मेन कारण क्या हुआ, तो याद रखिएगा मेन कारण हुआ चर्बी लगे कारतूस का उपयोग। और ये क्रांति कब से स्टार्ट हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट 10 मई 1857। फिर धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ने लगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट आपके हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने अधिकार होते हैं। तो याद रखिएगा ये टोटल आपके जो फंडामेंटल राइट है ये कितने हैं, ये आपके टोटल 6 हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपको पता है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, ये सब आपके शामिल है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये कितने अनुच्छेद से कितने तक के हैं, तो आप याद रखिएगा ये आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच में है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो आपको याद रखना ये भाग 2 में आपका ये भाग आपका 3 में आता है, क्योंकि फर्स्ट में आपका स्टेट के बारे में बताया जाता है, यानी कि भारत के बारे में, उसकी बाउंड्रीज के बारे में। सेकंड में सिटीजनशिप की बात की जाती है, सिटीजनशिप का मतलब जिसमें आपका नागरिकता से संबंधित अधिकार के बारे में बात की जाती है। तीसरा जो पार्ट होता है उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद भाग 4 में अब आपको पता है जिसमें हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। भाग 3 में ये आपका आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका कौन सा है, अनुच्छेद 32 है। यहां से इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 को बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मैं पहले तो बता दे रहा, इसका आंसर जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैप में आपको दिखा दे रहा, मैं यहाँ पे मैप ना बना करके यहाँ पे कह सकता हूँ जो पहले से बना हुआ मैप है उसी में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैप बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, अब आपको वो सीक्वेंस वाइज याद होना है। जैसे आपने कई प्रकार के ट्रिक पढ़े होंगे, आपको ट्रिक यूज नहीं करना, आपको कह सकता हूं कि आपको सीक्वेंस वाइज अगर मैपिंग के थ्रू आप देखोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उत्तर और दक्षिण भाग में डिवाइड करती है। और याद रखिएगा ये कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, तो याद रखिए सबसे पहले ये यहीं से गुजरेगी 23rd एंड हाफ से। तो याद रखिए ये कुछ इस प्रकार से जाती है और यहां से होते हुए आगे बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा, ये चीजें आपको और क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बना करके फिर से दोबारा दिखा रहा। तो एक चीज यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, जस्ट एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से जाती है। कैसे, ये आपका ऐसे कुछ जाता है और आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। कौन कौन सा, आपको स्टेट याद रखनी है कि जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो कैसा होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है आपका गुजरात, इसके अलावा कह सकता हूं उसके बाद
छोटा सा यहाँ से थोड़ा सा भाग आपको किसका दिख रहा होगा, राजस्थान का। तो दूसरा जो स्टेट है वो आपका राजस्थान हो गया। तीसरा जो हो गया आपका मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे हम तीसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे राज्य की, तो याद रखिएगा चौथा जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ये वाला पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद हम अगर बात करें पांचवा राज्य कौन सा है, तो ये हो गया आपका झारखंड। तो पांचवा राज्य कौन सा हो जाता है, झारखंड। इसके बाद बात करें अगले वाले की, तो वो हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे बात करें ये छोटा सा कौन सा राज्य है, तो ये हो जाता है आपका त्रिपुरा, यानी कि ये कौन सा हो गया, त्रिपुरा। और आगे क्या हो गया आपका मिजोरम। तो ये हो गए टोटल आपके कितने राज्य, तो ये हो गए 8, 3, 3, 6 और 2, 8। तो आपको यहाँ पे ईस्ट से भी याद रखना है कि अगर हम ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ अगर हमसे सीक्वेंस पूछ ले तो क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगर वेस्ट से ईस्ट पूछे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा है, कौन सा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कितने 13 तक कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 14 की लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको याद रखना है जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है वो इसी सभा के कह सकता हूं कि पार्ट ही है। इसके अलावा आपने राज्यसभा के बारे में सुना होगा, तो राज्यसभा का कार्यकाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब आपको याद रखना है ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और वहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। मैं आपको बता रहा, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कार्य के आधार पे। याद रखिएगा, कार्य के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। पहला होता है फर्स्ट, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा क्या होता है, याद रखिए इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं तृतीयक, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। तो आपको ध्यान देना है 3 क्षेत्र होते हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। आपको इतनी चीजें ध्यान देनी है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ऐसे कार्य होते हैं जिसमें क्या हो, कह सकता हूं जिसमें कच्चे माल बनते हो, जिसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाए। जैसे क्या हो सकता है, आपकी कृषि किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। दूसरा क्या, इसमें और कुछ आ सकता है, जैसे कच्चे माल जो बनते हैं, यानी कि मत्स्य पालन जो हो गया, ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा। मछली पकड़ना, ये सब इसमें आएगा। दूसरी चीज जो इन्हीं कच्चे मालों को उठा करके जब ले जा करके फैक्ट्री में बना दिया जाता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, तो याद रखिए उसको द्वितीयक में रखते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसमें आपका कह सकता हूं उद्योग से रिलेटेड कार्य होते हैं ये चीजें। या फिर कह सकता हूं विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, ये कहां पे होता है, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू होता है। तृतीयक यानी टर्शियरी में कौन आएगा, तो आपको याद रखना है टर्शियरी के अंतर्गत आपका जो बैंकिंग सेवा होती है, जो LIC होता है, जो बीमा होता है, यानी परिवहन होता है, जो हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, उनको हम तृतीयक में रखते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आपका बैंकिंग हो जाएगा, इसमें कह सकता हूं LIC हो गया, परिवहन क्षेत्र हो गया, ये सब किस में आएगा, तो ये आपका टर्शियरी सेक्टर में आएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पूछेगा कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक, विनिर्माण द्वितीयक, उद्योग द्वितीयक, ये परिवहन ये भी तृतीयक। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या बोला, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखिएगा जो खेती करना होता है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपसे आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे क्वेश्चन इंग्लिश का है, आपको इसको करना है। यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। क्या है इसमें गलत, मैं उसको देख करके आपको बता दे रहा। बोला ही, यहाँ पे ब्रैकेट, हिज होमवर्क यस्टरडे। पहली चीज मैंने आपको कल बताई थी कि यस्टरडे जब आपको दिख जाए तो ज्यादातर चीजों को याद रखिएगा, ये किस टेंस में होगा, तो पास्ट जरूरी नहीं है, बट एक प्रकार से हिंट आपको यहीं से याद रखना है। तो हैज डन अगर हम करते हैं, क्या बोल रहा कि हैज डन, ही हैज डन होमवर्क यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ कि वह कल अपना होमवर्क कर चुका है। कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि चुका है वो प्रेजेंट की बात कर रहा, जबकि हैज यस्टरडे की वजह से वो कल की बात कर रहा।
अगर यहाँ पे मैं डज लगाता हूं तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो अपना काम कल करता है, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यानी कि पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। और याद रखिएगा जब कंटिन्यूअस टेंस में आपका क्या होता है, टाइम वर्ड इसके साथ नहीं होता। मैंने आपको ये चीजें पहले भी बता रखी हैं। तो टाइम वर्ड इसके साथ नहीं ऐड होता है, क्योंकि जैसे वो टाइम वर्ड ऐड होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो पूरे तरीके से सही हो जाता है। क्या सेंस निकला? ही डिड हिज होमवर्क यस्टरडे, उसने कल अपना कार्य किया, अपना होमवर्क कल किया। तो यहाँ पे डिड क्या है, डू का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला सी सेड आई विल हेल्प यू, तो कैसे बनाएंगे इनको आपको पता होगा। तो क्या हो जाएगा, सी ये असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद आपका दैट लगेगा। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई है और सी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। विल को पता है आपको कि सी के साथ विल यानी कि उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में। और हेल्प यू क्या होता है, यू आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है करने की जरूरत नहीं, सब में आपका मी लिखा है यानी कि वो होगा। तो क्या होगा, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी। तो कहां पे ये ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे प्रोनाउन से पूछा गया, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज मी, दिस बुक इज आई। तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। पोजीशन के बारे में यहाँ पे दिखा रहा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि फॉन्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो आई हैव फॉन्ड ऑफ क्रिकेट यानी कि शौक है, आई हैव फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट यानी कि खेलने का शौक है, तो इसके साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस से है, तो कैसे बनेगा, पहले ये कौन सा टेंस है, तो आपको दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, द वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय देम। तो कहां पे है ये, तो आपको यहाँ पे वुड इसमें नहीं दिख रहा शायद, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे विल भी होगा, सॉरी वुड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में ये आपका दिया गया। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के भी आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए, कुछ इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है, आगे क्या भरा जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये बी जो है ये कौन सी रैंक पे आता है, 2 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे। तो इसके बीच कितने का अंतर है, 3 का। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये 5 का अंतर हो जाता है, क्योंकि ई के बाद एफ के बाद जी एच आई, तो यानी इसके अंदर 5 का अंतर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि आई आपका कितने पे आता है, तो आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये 10 पे नहीं आएगा, ये आपका आता है 3 के बाद 4, यानी कि ये आपका 9 पे आएगा। तो ये कितने पे आता है, तो जस्ट एक मिनट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो आई है ये कितने पे आएगा, ये आपका 9 पे होगा। तो ये कितने का गैप हुआ, 4 का। इसके बाद आपका 5 का गैप होगा, तो आपको पता है 9 और 5 14, और एन कितने पे आता है, 14 पे। इसके बाद इसके बीच कितने का गैप होगा, तो आपको पता हो जाएगा 6 का, यानी कि जो टी होगा वो आपका कितने पे आएगा, 20 पे आएगा। इसके बाद कितने का गैप करेंगे, तो सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बता दे रहा। हाँ तो यहाँ पे इसके बाद जो हम गैप करेंगे वो कितने का हो जाएगा, तो 7 का। तो याद रखिएगा इसमें जब हम ऐड करेंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपका जेड वाला इसका आंसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि ए बी से कहता है कि सी मेरी माँ के पिता का पुत्र है, यानी ए जो है उसकी माँ के पिता, यानी कि ये किस इसका जो पिता है वो ए का क्या लगेगा, नाना, और इसके पुत्र क्या लगेंगे, यानी कि ए का वो मामा लगेगा। यानी कि सी क्या है, उसकी बहन है। और अब से पूछ रहा कि उसका क्या रिलेशन है, बोला कि ए बी से कहा कि सी मेरी माँ के पिता का
पुत्र है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका मामा लगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि रवि 5 किमी उत्तर की ओर चलता है, सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर आपका ऊपर जाएगा। इसके बाद बोला फिर 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ घूम जाता है। डायरेक्शन मैंने बताई है कि ये आपका 3 किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद कैसा होगा, फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, तो दक्षिण की तरफ यहाँ पे 2 किलोमीटर कर देते हैं। तो बोला वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आपको पता है कि ये जो दूरी है वो कितना है, तो याद रखिए ये वाला आपका कितना हो जाता है, 3 किलोमीटर। और कह सकता हूं कि यहाँ पे आपका कितना बचा, तो ये आपका 3 किलोमीटर और ऊपर की तरफ जाएगा, तब जाके ये टोटल 5 होगा। तो कितने हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो टोटल कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका 6 किलोमीटर है, ये आंसर पूरा सही है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि ए कितने पे आता है, एक पी भी 16 पे, पी आपका 16, एल आपका 12 और ई किस पे 5 पे। तो उसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा, तो बी आपका कितने पे आता है, तो याद रखिएगा बी आपका आता है 2 पे, ए कितने पे 1 पे, एन कितने पे 14 पे, ए कितने पे 1 पे, और यहाँ पे एन कितने 14 और ए कितना 1, यानी कि 2 1 14 1 14 1 कहाँ पे है, 2 1 सब में है, 14 भी सब में दिख रहा है। इसके बाद आपका क्या है 1 है, तो 1 हो गया, फिर 14 1, तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी में ये पूरा देखने को मिल रहा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगले में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो इनसे अलग है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा, केसर, हल्दी, चाय और धनिया। तो इसमें से आपका कौन सा सबसे अलग है, तो याद रखिएगा जो चाय है वो एक प्रकार से पेय पदार्थ है, जबकि ये जो 3 है वो कह सकता हूं आपका एक प्रकार से मसाले के रूप में आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और चाय आपका पेय पदार्थ हो जाता है। तो इस तरीके से आपके कितने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार बता दीजिएगा, मैं फिर से इन चीजों को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य कह सकता हूं उद्योग क्या है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे मेन कार्य कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा पर्यटन का काम होगा। जैसे आपको पता होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन वाला इलाका है, जैसे कि आपका शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ये जो चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला हो गया जहां पे क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये चीजें फेमस है किसके लिए, तो सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश फेमस है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि हिमाचल प्रदेश की लोक कला नाट्य कला का प्रमुख रूप कौन सा है। तो आपको पता होगा जो नथन है ये यहाँ की नाट्य कला का प्रमुख कह सकता हूं रूप है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला लगता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान देना है इसमें का जो कह सकता हूं ढोल मंदिर मेला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे लगता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये आपका लगता है हमीरपुर में। तो ये कौन सा मेला है, तो आपको ढोल मंदिर मेला के बारे में आपने सुना होगा। और ये कहाँ पे लगता है, तो हमीरपुर में। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो हमीरपुर जिले में ये आपका लगता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो याद रखिएगा जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने विधानसभा की सीटें होती हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, ये आपको पता भी होगा। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 5 MCQ थे, वो भी मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, इस पे आपको ध्यान देना है। तो बोल रहा कि ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी है। क्यों मैंने यहाँ पे राजधानी को ऐड किया है, तो आपको पता होगा करंट में ये आपका न्यूज में है और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ब्रिटेन है जो आपका अमेरिका है वो वेनेजुएला पे की आपको पता है वेनेजुएला के साथ किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो वहां पे वेनेजुएला के बाद अब वो कहाँ पे ग्रीनलैंड के साथ ऐसा करना चाह रहा। तो आपको पता होगा ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है,
आपको ग्रीनलैंड सबसे पहले मैप में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये आपका यूएसए हो गया। और आपका जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, जो आपका ग्रीनलैंड में है ये आपका यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये क्या है? तो याद रखिए, ये आपका ग्रीनलैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रीनलैंड। तो याद रखिएगा, जो अमेरिका है वो अब ग्रीनलैंड से किस तरीके की चीजें कर रहा है वो आपको भी पता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो राजधानी है वो कौन है? तो इसकी राजधानी है नुक। और ये सबसे बड़ा शहर भी है, यानी सबसे बड़ी शहर भी है कहाँ की? ग्रीनलैंड के। और एक और चीज, ग्रीनलैंड पे किसका भी फिलहाल में अधिकार है? तो याद रखिएगा, ये किसके अंडर आता है? तो डेनमार्क। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार करने वाला देश कौन सा है? अब यहाँ पे आपको दो वर्ड समझने हैं। एक होता है चीजों को स्टोर रखना, यानी कि जिसके पास स्टोरेज की पावर ज्यादा है, और दूसरा होता है प्रोडक्शन करना, भंडार। आपको दो वर्ड समझने हैं, कौन कौन से? एक होता है दो वर्ड में, पहला हो गया भंडार और दूसरा हो गया उत्पादन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब ये है कि भंडार का मतलब आपके पास वो चीजें अवेलेबल है, स्टोर है, बट आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या आप उसको, आपके पास है तो जरूर बट आप उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो इसको भंडार कहते हैं। उत्पादन का मतलब आपको, आपके पास भले कम हो बट आप निकाल ज्यादा रहे हो दूसरे के कंपैरिजन में, तो आपका उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। भंडार का मतलब आपके पास अवेलेबल है बट आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है, जो सबसे ज्यादा तेल भंडार की क्षमता है, वो किसकी है? तो आपको ध्यान देना होगा, ये आपका करंट में चल रहा देश है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि वेनेजुएला के साथ इस टाइम क्या हुआ कि 3 जनवरी 2025 को किस प्रकार से वहां के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उसको किस प्रकार से न्यूयॉर्क लेके चला गया और क्या क्या चीजें हुई, तो ये आप जानते होंगे। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो भंडार का तेल भंडार है वो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें यूएसए जो है वो सबसे आगे है। यूएसए में सबसे ज्यादा तेल भंडार है, नहीं भंडार तो नहीं है बट उत्पादन सबसे ज्यादा यूएसए करता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इसका आंसर हो जाता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। और एक चीज और वेनेजुएला से क्या है, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कि क्या नाम है? एंजल जल प्रपात। तो ये भी आपको ध्यान देना, आप इसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में जानते होंगे। तो सबसे बड़ा एंजल जलप्रपात होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है, ये आपकी नाइल रिवर होती है, जिसको हम लोग नील रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ बहती है? सबसे पहले इसका आंसर हो जाता है नील नदी, जो कि 6650 किलोमीटर लंबी है। ये आपसे नहीं पूछा जाता है। और दूसरी चीज कह सकता हूं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा इसको, ये मिस्र में बहती हुई जाती है और मेडिटेरियन सी में आपका गिर जाती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्र को दिखा रहा मैप में, इस चीज को आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिस्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे, कहाँ पे? ये आपको इजिप्ट दिख रहा ना, यहाँ पे छोटा सा इजिप्ट वाला पार्ट दिख रहा, तो ये क्या है? यही आपका मिस्र है। और ये नदी इसी तरीके से बहती हुई आपकी जाती है और यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है इसमें ये आपकी गिर जाती है। तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। मिस्र को, इसको क्या कहते हैं? ये मिस्र का उपहार, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ये क्या है? मिस्र की जीवन रेखा है, मिस्र का उपहार है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या है? मिस्र की जीवन रेखा एक प्रकार से इसको मानी जाती है, मिस्र की जीवन रेखा। अब इसको क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि मिस्र को आपको पता है वो इलाका रेत सा है, अगर वहां पे ये नहीं बहती तो वहां पे पानी की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद पहली नदी सबसे बड़ी नाइल रिवर, दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा होता है? तो पहली है आपकी नील नदी, दूसरी कौन सी है? आपकी अमेजन। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका सीक्वेंस में ही लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। अमेजन रिवर आपकी किस कॉन्टिनेंट में बहती है? तो आपको पता है ये
साउथ अमेरिका में ये यांग टीसी ये किस में, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका एशिया स्पेशली चाइना में। और मिसिसिपी रिवर आपका नॉर्थ अमेरिका में बहती है। और साथ में बात करूं देश की तो ये आपका यूएसए में बहती है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी में नाइल, अमेजन, यांगटीसी, इसके बाद मिसिसिपी, एक और रिवर पाई जाती है अमेरिका में जिसको हम लोग मिसौरी रिवर के नाम से जानते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, कई बार आपके एग्जाम में प्लेट्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कौन सा प्लेट्यू बोल रहा, कोलोराडो प्लेट्यू। तो आप ध्यान दीजिएगा अमेरिका में एक स्टेट पाया जाता है कोलोराडो, और वहीं पे कह सकता हूं अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो आपको कैलिफोर्निया वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपका कोलोराडो प्लेट्यू उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, ये आपको यूएसए दिख रहा, और ये छोटा सा मैक्सिको के बगल में आपको कैलिफोर्निया दिख रहा, और यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको पाया जाता है क्या, कोलोराडो प्लेट्यू, वो भी अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में। तो ये आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो प्लेट्यू आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसको बता दिया, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका यूएसए में ये हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा विश्व में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किस देश की है, यानी कि तट रेखा सबसे बड़ी किसकी है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं कोस्टल लाइन यानी कि तट रेखा किसकी है, तो याद रखिए आपका ये क्वेश्चन आपके, अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बट हाँ, ये आप वनडे लेवल में भी ये पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी किसकी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी है आपकी कनाडा की। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा का। दूसरे नंबर पे कौन देश आता है, सबसे बड़ी किसकी होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, आपका सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कनाडा। इसके बाद याद रखिएगा कनाडा के बाद आपका दूसरे नंबर पे आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, नॉर्वे आपका यूरोप का पार्ट, फिर इसके बाद रूस वाला पार्ट आपका आता है। तो ये आपको ध्यान देने 3 कंट्री, मैं इसको मैप में आपको दिखा दे रहा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये कनाडा दिख रहा होगा ऊपर, ये सब इसकी क्या है, बाउंड्री, ये जो साइड की है ये सब इसका बाउंड्री है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्वे की, तो आपको यहाँ पे नॉर्वे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल इस तरीके से, और बर्फ से हमेशा ढका होता है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह है। इसके अलावा रूस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्क रेखा के भी बारे में बता दिया, तो ये भी आपको स्टेट याद रखने हैं, और यहाँ पे कई सारी चीजों को मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका जो ये सेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई किसी भी प्रकार की डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें कोई आंसर भी बाय द वे गलत हो जाता है मेरे से, तो आप उस चीज को भी बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी इस सीरीज में वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। और इस चैनल के थ्रू आपका जो ये पटवारी की जो भर्ती है इसकी तैयारी यहाँ पे होती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन साथ में आपको सही तरीके से वो चीजें मिल जाए। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप उसको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।